नमस्कार मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक साल का पूरा करंट अफेयर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, देर न करिए, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कराएं और लाइक करें और क्लासेस ख़त्म होने के बाद कमेंट करना न भूलें। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने मई 2021 से मई 2022 तक का पूरा करंट अफेयर हर मंथ का हम पढ़ाने वाले हैं। हमने शुरुआत कर दिया है मई 2021 के करंट अफेयर में। मैंने 2 क्लासेस दे दिया हूं जो कि आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों से बस एक ही चीज़ मांगा हूं, वह क्या है, आप प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कराएं और लाइक करें और क्लासेस ख़त्म होने के बाद कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, आप अपने स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पर लगाएं और अधिक से अधिक टेलीग्राम के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों, क्रैकेडमी जो आपका ऐप है वह बनकर तैयार हो चुका है और आप प्ले स्टोर पर जाकर क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएं और क्रैकेडमी नेम लिखें और आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, हम ज़्यादा समय न खराब करते हुए अपने करंट अफेयर पर आते हैं। ये आपका पीडीएफ चार्ज है। जो करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, 499 रुपये फीस है। लेकिन आप लोग हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि क्या हम पीडीएफ का चार्ज और कम कर दें, ताकि आप लोगों के लिए लेने में आसानी हो। और दोस्तों, ये समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का एक नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आप 10 मई के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं तो 3000 का ऑफ है। देर न करिए, जल्दी से जल्दी जुड़िए। हम आपको समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम मई 2021 के करंट अफेयर के पार्ट 3 में और प्रारंभ करते हैं अपने टॉपिक को। कल के क्लास में हम आपको पीएम केयर्स पर एंड किए थे, अब वहीं से चालू कर रहे हैं। कोविड-19 एक ऐसा संक्रमण जो कि संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लिया। सभी लोग अपने घरों में बंद हो गए। लॉकडाउन की स्थिति धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में बनती चली गई। लेकिन जब कोविड-19 का दूसरा दौर आया, उस दौरान बहुत लोगों की मरने की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती जा रही थी। तो दोस्तों, उस दौरान यह देखने को मिला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत मरीज जो हैं मर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में यह आपका चर्चित मुद्दा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में वैक्सीन तथा ऑक्सीजन जनरेटर की तत्काल खरीद करने तथा पूरे देश के 738 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना करने हेतु पीएम केयर्स फंड का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि सरकार को अपने जो पीएम केयर्स पर्स है उसको खोलकर आम लोगों को, जो आपके जो जिला अस्पताल है उसमें एडमिट है कोविड-19 पेशेंट, तो आम लोगों को चिकित्सा देखभाल और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए। अब इसकी आवश्यकता जान लेते हैं। तो बुनियादी जीवन रक्षक सहायता, आप लोगों को ये पता होगा कि आपका फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में है वह आपको जीवन का अधिकार देता है, आर्टिकल 21। तो बुनियादी जीवन रक्षक सहायता के रूप में चिकित्सीय ऑक्सीजन की सख्त जरूरत वाले मरीज के लिए पूरे देश के हर जिले में स्थित जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आम लोगों के लिए बिना किसी कीमत के आसानी से उपलब्ध है। आइए कुछ पीएम केयर्स के बारे में जान लेते हैं, आखिरकार क्या है। तो आप आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष पीएम केयर्स का नाम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो पीएम केयर्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। इमरजेंसी की स्थिति में पीएम केयर्स का गठन
कोविड-19 महामारी और इसी प्रकार की अन्य आपात स्थितियों के दौरान दान स्वीकार करने और राहत प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, ये 2020 में स्थापित हुआ था। आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों, भूलना मत। ये प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है। आइए कुछ जान ही लेते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में। अभी आपको बताया भी कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को, ये लाइन याद रखना, 27 मार्च 2020 को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी। मेरे साथ बिल्कुल रिपीट करिए कि 27 मार्च 2020 को कौन से अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत कौन ट्रस्ट, धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई थी। लेकिन दूसरा लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह विदेशी अंशदान से प्राप्त दान का लाभ उठा सकता है और इस निधि में दिए जाने वाला दान 100% कर मुक्त होता है। आप ध्यान रखना, पीएम केयर्स फंड में दिए जाने वाले दान जो है वह बिल्कुल कर मुक्त है, 100% कर मुक्त है। ये आप अपने स्मरण में रख लीजिए। और यहां पर एक और लाइन इंपॉर्टेंट है जिसमें आप कंफ्यूजन हो जाते हो, तो ध्यान रखना, पीएम केयर्स और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ये दोनों अलग अलग है, ये स्मरण में रखना। तो आपका फर्स्ट करंट अफेयर आज की क्लास का यहीं पे समाप्त होता है। आइए कुछ होमवर्क कर लेते हैं। और होमवर्क पर आपको क्या करना है, तो आपको घर बैठकर सार्वजनिक खाता क्या है ये जान लीजिए, पीएम केयर्स फंड का प्रबंधन कौन करता है ये जान लीजिए, आरटीआई अधिनियम के दायरे से किन संगठनों को छूट दी गई है ये आप याद कर लीजिए, भारत की संचित निधि के बारे में जान लेना, धर्मार्थ ट्रस्ट क्या होता है जान लेना, एनडीआरएफ क्या के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप इकट्ठा कर लेना। आपका होमवर्क यहीं पर समाप्त होता है। आइए चलते हैं अपने सेकंड करंट अफेयर की ओर, जो प्रीलिम्स के एग्जाम के ध्यान में रखते हुए रखा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विधान परिषद का गठन। आपको पता है मई के महीने में यह बड़ा चर्चित करंट अफेयर रहा। आइए इसे पढ़ लिया जाए। हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट जो है उसके कैबिनेट के बैठक में निर्णय लिया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो ये आप स्मरण में रखना, क्या चर्चा में, हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विधान परिषद का गठन किया जाएगा। इसके लिए कार्यवाही, तो विधान परिषद की स्थापना करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करना होता है। ठीक है, आप लोगों को यह पता होगा कि हर एक स्टेट में उसका अपना विधानसभा होता है। तो ऐसे ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा मौजूद है, जहां ममता बनर्जी क्या है, चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, उनके प्रतिनिधि उनको विधानसभा में भेजे। तो विधान परिषद की जो स्थापना है उसके लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करना होता है और फिर इसके लिए जो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है या उस राज्य जिसमें विधानसभा में विधान परिषद के लिए विधेयक पेश किया गया है, उस राज्य के राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक होता है। ज्ञातव्य यह है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी और वर्ष 1969 तक यह अस्तित्व में रहा। तो इसके पहले विधान परिषद जो पश्चिम बंगाल है वहां पर था, 1952 में स्थापित हुआ था और 1969 तक यह अस्तित्व में रहा। लेकिन फिर से यह चर्चा में आ गया है कि विधान परिषद की स्थापना के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया है। ठीक है, अब आप लोगों को विधान परिषद और इनके महत्व के विषय में जान ले। ठीक है, तो आइए जानते हैं। भारत में द्विसदनीय शासन पद्धति प्रचलित है, अर्थात संसद के 2 सदन। आप लोगों को पता है संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा जो है वह उसको निम्न सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को
उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही हमने राज्य स्तर पर लोकसभा के समकक्ष विधानसभा तथा राज्यसभा के समकक्ष हमने विधान परिषद होती है। ठीक है, विधान परिषद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो ये आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल 169 के तहत यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन करने हेतु इस आशय का कोई संकल्प राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है तो संसद विधि द्वारा राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन कर सकता है। ये ध्यान में रखना। तो विधान परिषद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये याद रखना। सदन में सदस्यों की संख्या, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये लाइन याद रखना। तथा किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, ये बिल्कुल याद रखना। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, तो 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, 1/3 सदस्य राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य अध्यापकों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा और 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातकों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा। शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, ये विधान परिषद का जो गठन होता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल होता है। इसका यह आशय होता है कि कुछ लोग जो विधानसभा में नहीं पहुंच पाए हैं और वो बहुत उपयोगी है, तो उनको विधान परिषद के माध्यम से सदन में लाना। ठीक है, तो मतों की अब नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग ये जान चुके, हम लोग सेकंड करंट अफेयर समाप्त कर चुके हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक विधान परिषद का गठन हुआ। इसके लिए कार्रवाई, विधान परिषद की स्थापना के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करना होता है और फिर इसके लिए राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक होती है, तो ये याद रखिएगा। अब मतों की पुनर्गणना हेतु निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतों की पुनर्गणना हेतु निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम। संदर्भ, चर्चा में क्यों? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मतों की पुनर्गणना पर मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के मामले पर निर्णय लेने हेतु निर्वाचन समिति द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी कानून के अंतर्गत अंतिम प्राधिकरण होता है। ये याद रखिएगा कि आपका यह संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के मामले पर निर्णय लेने हेतु निर्वाचन समिति द्वारा, जो निर्वाचन समिति है उसके द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, जो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ, कानून के अंतर्गत अंतिम प्राधिकरण होता है। संबंधित प्रकरण, तो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्व सहयोगी बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच एक कड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ था। जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच होता है और बड़ा ही कड़ा रोमांचक मुकाबला होता है, उसी के तहत यह जो विधानसभा क्षेत्र था बड़ा ही रोमांचक मामला था। अंत में निर्वाचन आयोग द्वारा शुवेंदु अधिकारी को 1956 मतों के अंतर से विजयी घोषित कर दिया गया, अर्थात कि ममता बनर्जी जो है वो चुनाव हार गई। इसके पश्चात ममता बनर्जी की पार्टी
तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल पुनर्गणना कराए जाने की मांग की, क्योंकि एक मुखिया जो आपका तृणमूल कांग्रेस है उसकी मुखिया ममता बनर्जी और वह चुनाव हार गई, तो जाहिर सी बात है पुनर्गणना होगा ही होगा। तो पुनर्गणना कराए जाने की मांग की, लेकिन इसे चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो कुछ यही हाल हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने, ममता बनर्जी ने कहा कि आपने मेरा प्यार ठुकरा दिया, अब मेरा इंतकाम देखेगी, और बीजेपी को वहां से पश्चिम बंगाल से भारी सीटों से हरा दी ममता बनर्जी। अब आइए जानते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी की भूमिका एवं शक्तियां। आपको पता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आपके यूपीएससी के सिलेबस में डायरेक्ट जो है लिखा हुआ है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक हैसियत से स्वतंत्र रूप से वैधानिक कार्य करता है, अर्थात कि विधि के अंतर्गत वह कार्य करता है, चाहे वह नामांकन, मतदान या मतगणना हो। नामांकन की प्रक्रिया में भी वह विधि के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, मतदान के रूप में भी, मतगणना के रूप में भी। निर्वाचन अधिकारी आरओ भारत के निर्वाचन आयोग के विद्यमान चुनावी कानूनों, निर्देशों और दिशा निर्देशों के अनुसार सख्ती से कार्य करता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, हम अभी लाइट जो है लग जा रहा है, और थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, बस लाइट लग जा रहा है। जब कभी मतों की पुनर्गणना के लिए आवेदन किया जाता है, तो निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के लिए इस मामले पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है, तथा वह इस प्रकार के आवेदन पर पूर्ण अथवा आंशिक अनुमति प्रदान कर सकता है, अथवा सारहीन या अनुचित प्रतीत होने पर ऐसे आवेदनों को पूर्णतः खारिज कर सकता है, जैसे पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। आगे की कार्रवाई, ऐसे मामले में हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर करना एकमात्र कानूनी उपाय होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को केवल अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत एक चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। यह लाइन भी आप याद रखना, ठीक है, हो सकता है पूछ ले। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेजियम पद्धति से भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। तो चर्चा में क्यों? हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों की नियुक्ति करने हेतु एक स्वतंत्र कॉलेजियम का गठन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। अब जाहिर सी बात है कि याचिका दायर हुई है तो इंपॉर्टेंट तो हुआ। यह जो याचिका थी दोस्तों, ये नाम याद कर लीजिए, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, याद रख लीजिए। यह एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन है, उसके द्वारा दायर हुई। स्वतंत्र कॉलेजियम की आवश्यकता याचिका में कहा गया है कि पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा की जाने वाली निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु वर्तमान प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2 के साथ असंगत है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका द्वारा अपनी पसंद के हिसाब से चुनाव करना, ठीक है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पर जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका द्वारा अपनी पसंद के हिसाब से चुनाव करना, पिक एंड चूज, निर्वाचन आयोग के उस आधार का ही उल्लंघन करती है जिस पर इसका गठन किया गया था, और इस प्रक्रिया से निर्वाचन आयोग कार्यपालिका की मात्र एक शाखा बनकर रह जाता है, ऐसा कहा गया। जो समय की मांग है वो क्या है? तो डेमोक्रेसी हमारे संविधान की मूल संरचना का एक पहलू है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तथा हमारे देश में स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग को राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से पृथक होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यह लोकतंत्र की स्वस्थता के लिए अत्यंत आवश्यक है।
जैसे आपके शरीर के स्वस्थ होने के लिए आपको सुबह व्यायाम, समय से भोजन और जो भी चीजें उपयोगी है करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ लोकतंत्र में जो है आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस संदर्भ में विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई सिफारिशें, तो विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुसार सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के चीफ जस्टिस से मिलकर बनी एक 3 सदस्यीय कॉलेजियम या चयन समिति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में अनुशंसा है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जनवरी 2007 में प्रस्तुत चौथी रिपोर्ट में एक तटस्थ और स्वतंत्र कॉलेजियम के गठन की भी सिफारिश की गई थी। पीएम की अध्यक्षता वाले इस कॉलेजियम में सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, विधि मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति सम्मिलित होने चाहिए। ऐसा द्वितीय सेकंड एआरसी रिपोर्ट द्वारा डॉक्टर दिनेश गोस्वामी समिति ने मई 1990 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग में नियुक्त के लिए भारत के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता जैसे तटस्थ अधिकारियों के साथ प्रभावी परामर्श किए जाने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति 1975 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीशों से मिलकर बनी एक समिति के परामर्श से नियुक्त किया जाना चाहिए। ये दो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। जो नियुक्ति है उसकी वर्तमान प्रणाली भी पता होनी चाहिए कि क्या है। तो नियुक्ति संबंधी संवैधानिक बनाम कार्यकारी शक्तियां, तो संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है पीएम की सिफारिश अर्थात नरेंद्र मोदी के सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आती है। हालांकि अनुच्छेद 324 का सब क्लॉज 5 कहता है कि संसद के लिए निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और कार्यकाल को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के विषय में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों था। तो केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है उसके तहत अब तक 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 6 पहले से ही पूर्णतः क्रियाशील है। तो आइए इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में जानते हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा वर्ष 2003 में देश के विभिन्न भागों में सस्ती, विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन, विसंगतियां हैं उसको दूर करने तथा देश में गुणवत्तापूर्ण और बेहतर चिकित्सीय शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से की गई थी। ये लाइन आप थोड़ा याद रखना, अपने स्मरण में रखना। अब ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है इसका कार्यकाल PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये लाइन आप याद रखना प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। किसके द्वारा किया जाता है, मेरे साथ रिपीट कर लो। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के 2 घटक है, ये भी स्मरण में रखना है। नए एम्स संस्थाओं की स्थापना, विभिन्न राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन, लागत वहन, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज संस्थान के उन्नयन हेतु परियोजना लागत को केंद्र और राज्य के मध्य साझा किया जाता है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। आइए जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष, आपको पता है आपके
पीएम साहब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में कितना चर्चा करते हैं? तो हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो, और खेल संबंधी है तो चर्चा में क्यों? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कर्नाटक की वी तेजस्विनी बाई के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी है। उन्होंने साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार जीती थी। तेजस्विनी वर्ष 2010 तथा 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की सदस्य भी थी। मंत्रालय द्वारा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों एवं कोचों की मदद करने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष से इस वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई। फंड के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ये फंड के बारे में, तो यह जो कोष है खेलों में देश का नाम गौरवान्वित करने वाले, आप लोगों को पता है ये जो खेल होते हैं इन खेलों में लोग अपना जीवन खपाते हैं, और जब यह स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीत कर आते हैं तो इससे देश का नाम गौरवान्वित होता है वर्ल्ड लेवल पर। तो यह कोष खेलों में देश का नाम गौरवान्वित करने वाले तथा वर्तमान में दयनीय परिस्थितियों में रह रहे पूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करने के उद्देश्य से मार्च 1982 में स्थापित किया गया। पूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एक मुफ्त अनुग्रह सहायता प्रदान करने हेतु मई 2016 में इस योजना को संशोधित किया गया था। इस संशोधन में पेंशन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि मेधावी खिलाड़ियों के लिए पहले से ही एक पेंशन योजना विद्यमान है। इस फंड का उपयोग निम्न में किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो याद रखिए, 1-2 याद रखना जरूरी है। गरीबी में रह रहे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको अच्छी सहायता मिल पाए, प्रतियोगिता की तैयारी करने हेतु प्रशिक्षण के दौरान तथा प्रतियोगिता के दौरान घायल होने पर चोट की प्रकृति के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना। अब जाहिर सी बात है, खेल है, खेल में चोट लग गई तो इससे आपका जीवन भी खराब हो सकता है, तो आपको कुछ सहायता मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कठिन प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप या किसी अन्य कारणवश विकलांग होने पर उपयुक्त सहायता प्रदान करना तथा चिकित्सीय उपचार में मदद करना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, आप स्मरण में रख लीजिए। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। ये भी करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संदिग्ध मतदाता अथवा डी वोटर, बहुत चर्चा में रहा डी वोटर, तो आइए जान लेते हैं डी वोटर। ठीक है, डी वोटर और डाउटफुल वोटर। संदर्भ, हाल ही में असम के 6 हिरासत केंद्रों में से एक हिरासत केंद्र में बचे अंतिम विदेशी मणिंद्र दास रिहा कर दिए गए हैं। अभी अन्य 5 हिरासत केंद्रों में बंद लगभग 170 व्यक्तियों को रिहा किया जाना बाकी है। हाल ही में असम के 6 हिरासत केंद्रों, ठीक है, में से एक हिरासत केंद्र में बचे अंतिम विदेशी मणिंद्र दास रिहा कर दिए गए। अभी अन्य 5 हिरासत केंद्रों में बंद लगभग 170 व्यक्तियों को रिहा किया जाना बाकी है। मणिंद्र दास को वर्ष 2015 में डी वोटर अर्थात संदिग्ध मतदाता के रूप में चिन्हित किया गया था और बाद में इनके लिए वर्ष 2019 में एक विदेशी अधिकरण द्वारा एक तरफा निर्णय सुनाते हेतु विदेशी घोषित कर दिया गया। आइए, डी वोटर या संदिग्ध मतदाता कौन होते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डी वोटर कौन, डी वोटर इनमें से कौन। तो असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी को तैयार करने के दौरान जिन व्यक्तियों की नागरिकता संदेहास्पद या विवादित पाई गई उन्हें डी वोटर के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। याद रखना, क्या पहली लाइन, असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी को तैयार करने के दौरान जिन व्यक्तियों की नागरिकता संदेहास्पद या विवादित पाई गई थी उन्हें डी वोटर के रूप में वर्गीकृत कर दिया। इन व्यक्तियों के लिए नागरिकता नियम 1955 अथवा नागरिकता नियम 2003 में भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, न ही नागरिकता नियम 1955 में परिभाषित किया गया है, न नागरिकता नियम 2003 में। घोषित विदेशी कौन होते हैं, अब ये आपको पता होना चाहिए कि घोषित विदेशी कौन होते हैं। तो घोषित विदेशी डिक्लेयर्ड फॉरेनर जो है डीएफ,
वे व्यक्ति होते हैं जो राज्य की पुलिस की सीमा शाखा द्वारा अवैध अप्रवासी के रूप में चिन्हित किए जाने पर अपनी नागरिकता का प्रमाण देने में विफल रहते हैं। जैसे मैं ही हूं और राज्य पुलिस की सीमा शाखा द्वारा अवैध अप्रवासी के रूप में चिन्हित हमें कर लिया गया और हम अपनी नागरिकता, भारत की नागरिकता का प्रमाण देने में हम विफल है और उन्हें किसी एक विदेशी अधिकरण द्वारा विदेशी घोषित कर दिया जाता है। विदेशी अधिकरण, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित कर दिया जाता है, याद रखिएगा। अब हमें यह पता हो जाना चाहिए कि विदेशी अधिकरण क्या होते हैं। तो यह विदेशी अधिकरण आदेश 1964 के तहत स्थापित अर्ध न्यायिक निकाय होता है। तो विदेशी अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है, आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिए। विदेशी अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है, ये लाइन आप एकदम स्मरण में रखना, ठीक है। यह विदेशी आदेश 1964 के तहत स्थापित अर्ध न्यायिक निकाय विदेशी अधिकरण है। यह अधिकरण देश में अवैध रूप में रहने वाले व्यक्ति के बारे में यह निर्धारित करते हैं कि यह विदेशी हैं अथवा नहीं। यह बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अवैध रूप से रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे संसाधनों पर भी अतिक्रमण करते हैं और हमारे देश की संप्रभुता के लिए भी खतरा होते हैं। संरचना इसका क्या है? तो विदेशी अधिकरण के सदस्यों में असम न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अनुभव रखने वाले सिविल सेवक जो सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे सेवानिवृत्त नहीं हुआ हो, तथा न्यूनतम 7 वर्ष के वकालत अनुभव वाले 35 वर्ष से कम आयु के अधिवक्ता को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। विदेशी अधिकरणों को स्थापित करने की शक्ति के विषय में कुछ जान लेते हैं। तो गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अधिकरण आदेश 1964 में संशोधन किए जाने के पश्चात सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इससे पूर्व ट्रिब्यूनल स्थापित करने की शक्ति केवल केंद्र के पास निहित था, लेकिन ये चीज आप लाइन याद रखिएगा। विदेशी अधिकरणों में अपील करने का अधिकार, तो संशोधन आदेश 2019 में संशोधित आदेश विदेशी संशोधन आदेश 2019 में सभी व्यक्तियों को अधिकरणों में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके पूर्व केवल राज्य प्रशासन ही किसी संदिग्ध के खिलाफ इन अधिकरणों में मामला दायर कर सकता था। तो याद कर लीजिए। आइए जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। बेंगलुरु में गठित डीटर समितियों की भूमिका। आइए जानते हैं डीटर समितियों की भूमिका क्या है, इसके चर्चा के कारण को जानते हैं और फिर आगे। तो स्थानीय स्तर पर कोविड महामारी का प्रबंधन करने हेतु कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा बेंगलुरु में वार्ड स्तर पर विकेंद्रीकृत गंभीर रोगियों की छटाई और आपातकालीन प्रतिक्रिया समितियों का गठन किया गया है। ये दोस्तों शायद दूसरे विषय, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे जब हम थर्ड पेपर में आएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट करंट अफेयर, वन स्टॉप सेंटर योजना। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वन स्टॉप सेंटर योजना तो चर्चा में क्यों? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 9 देशों में स्थित 10 मिशन में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो आपको पता है कि हमारे भारत देश में लिंग आधारित हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। लिंग आधारित हिंसा आप लोग देखे होंगे बहुत बड़े मात्रा में देखने को मिलता है, जहां पर पुरुष को प्राथमिक रखा जाता है और एक महिला को द्वितीयक के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? द्वितीयक के रूप में। बल्कि ऐसा कोई मापक यंत्र नहीं है कि जिसपे महिलाओं को यह कह दिया जाए कि यह द्वितीयक है। ठीक है, कोई तराजू नहीं है कि तौल कर आप बता दो कि यह द्वितीयक है। ठीक है, क्षमताएं दोनों के पास है और सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करके पूरे विश्व में अपनी ख्याति भी प्राप्त कर रहे हैं।
तो केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह बहुत ज़्यादा सचेत है और लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 9 देशों में स्थित 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने वाले मिशन सऊदी अरब के जिद्दा और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और यूएई में स्थित है। इस योजना के बारे में जानते हैं जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। सखी नाम से लोकप्रिय, आपको पता है हम लोग जब बचपन में थे, छोटे छोटे थे, तो हम लोगों के घर में रेडियो, हम लोग कैसे रेडियो खरीदे थे आपको मैं बता रहा हूँ इसकी कहानी कि मैं फर्स्ट रेडियो कैसे खरीदा था। क्योंकि मैच देखने का, सुनने का बड़ा शौक था। उस वक्त 2003 का क्या था, वर्ल्ड कप स्टार्ट था और बड़ा ही सौरव गांगुली पूरे वर्ल्ड पर एक क्रिकेट जगत में भारत की एक नई पहचान की ओर आगे लेकर जा रहे थे। उस दौरान सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग एक नई ऊंचाई की ओर जा रहे थे। और दोस्तों उस वक्त जुनून क्रिकेट सुनने का बहुत ज़्यादा था 2003 में। तो क्या हुआ था कि घरों में रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, रिश्तेदार जिनको हम लोग मजाक मजाक में रसेदार कर देते हैं। तो रिश्तेदार आते थे तो वो लोग जब जाने लगते थे तो कुछ मिलना देते थे, रुपया अर्थात कि पैसा, और हम लोग सभी लोग भाई बहन इकट्ठा होके उन पैसों को इकट्ठा करते थे और फिर उसके बाद उस ट्रांजिस्टर उस रेडियो को हम लोग खरीदे थे। लगभग उस वक्त 50 रुपए का वो खरीदे थे हम लोग, 50 या 60 रुपए का। और फिर उसके बाद खूब अच्छे से पूरा वर्ल्ड कप हम लोग सुने थे मैच, ठीक है। तो उसी में एक सखी सहेली प्रोग्राम आता था, है ना, सखी सहेली, जिसमें कुछ बातें होती थी सखी सहेली का, और फिर उसके बाद क्या कहते गाना सुनाया जाता था, आप लोग सुने होंगे। तो योजना के बारे में, सखी के नाम से लोकप्रिय इस केंद्र प्रायोजित योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। यह राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन हेतु अम्ब्रेला योजना की एक उपयोजना है, यह भी स्मरण में रख लीजिए। अब लक्षित समूह के विषय में जानते हैं। वन स्टॉप सेंटर ओएससी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिरुचि या वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखे बगैर हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं को सहायता प्रदान करेंगी। ये लक्षित समूह भी याद कर लीजिए। जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिरुचि या वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखे बगैर हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं को सहायता प्रदान। निम्न सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु तो इन केंद्रों को महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा। आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, चिकित्सीय सहायता, प्राथमिक दर्ज करने में महिलाओं की सहायता, मनोसामाजिक सहयोग एवं परामर्श, कानूनी सहायता और परामर्श, आश्रय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, ये सब चीजें हैं। वित्तीयन इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सुरक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये थोड़ा बहुत जान लीजिए। तो लिंग आधारित हिंसा के कारण आपका यह सुरक्षा की आवश्यकता हुई। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य, ह्यूमन राइट्स और विकास संबंधी मुद्दा है और यह भूगोल, वर्ग, संस्कृति, उम्र, नस्ल और धर्म को पार करते हुए दुनिया के हर कोने में हर समुदाय और देश को प्रभावित करता है। हिंसा उन्मूलन पर वर्ष 1993 की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा है, जिसमें आर्टिकल 1 में कहा गया है कि लिंग आधारित दुर्व्यवहार की परिभाषा निर्धारित की गई है। ठीक है, कि आखिरकार इसकी परिभाषा क्या है लिंग आधारित दुर्व्यवहार का। तो यह आप मेंस के लिए भी लाइन नोट कर लीजिए। हिंसा उन्मूलन पर वर्ष 1993 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुच्छेद 1 में लिंग आधारित दुर्व्यवहार की परिभाषा निर्धारित हुई है। इसके अनुसार लिंग आधारित दुर्व्यवहार में लैंगिक हिंसा से संबंधित किसी भी कृत्य जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक अर्थात कि किसी भी प्रकार शरीर को क्षति, यौन या मनोवैज्ञानिक अर्थात कि आप टॉर्चर भी कर रहे हो, नुकसान होता है या होने की संभावना, तथा सार्वजनिक या निजी जीवन में महिलाओं को पीड़ा पहुंचाने, ऐसे कृत्यों की धमकी देने, जबरदस्ती करने
या मनमाने ढंग से उन्हें स्वतंत्रता से वंचित करने को शामिल किया गया है। भारत में लिंग आधारित हिंसा के जो उदाहरण है वह है बलात्कार सहित घरेलू और यौन हिंसा के सार्वभौमिक रूप से प्रचलित स्वरूपों से लेकर दहेज, आप लोगों को पता है रेप, यौन हिंसा और आपके दहेज, ऑनर किलिंग अर्थात कि कोई लड़का लड़की अंतर दूसरे जात की प्रेम कर रहे हैं, उनको आप जबरदस्ती मार डाल रहे हैं, एसिड अटैक, डायन शिकार, आप लोगों को पता है कि चुड़ैल डायन के रूप में कोई महिला है, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, कुछ मान लो कि उसके आने से अनहोनी हो गई तो उसको डायन घोषित कर देना, चुड़ैल घोषित कर देना और उसको बड़े ही शंकों की नज़र से देखना और उसको बार बार कुछ ऐसे शब्द से सुशोभित करना जिससे उसके गरिमामय जीवन पर एक हस्तक्षेप हो रहा है। यौन उत्पीड़न, बाल यौन शोषण, व्यवसायिक यौन शोषण हेतु तस्करी, बाल विवाह, लिंग चयनात्मक गर्भपात और सती जैसे खतरनाक प्रथाओं आदि के मामले अक्सर पाए जाते हैं। ये सभी जो मामले हैं ये लिंग आधारित हिंसा के उदाहरण हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। केरल में ग्रामीण बुजुर्गों के लिए बेल ऑफ फेथ। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों रहा। तो केरल में गांवों में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्लीज सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक प्लीज शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज अधिक से अधिक जितना हो सके सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आइए संदर्भ, केरल में गांवों में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए धर्म घंटी या इसे बेल ऑफ फेथ योजना शुरू की जाएगी। आप लोगों को पता है एलपीजी के शुरुआत होने से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद से क्या हुआ कि लोग घर से बाहर निकलकर शहरों में काम करने के लिए निकले। अब वहाँ से घर जो गांव में रहते थे वो संयुक्त परिवार था, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकले तो वह पति पत्नी और अविवाहित बच्चों के साथ बाहर निकले। घर में बूढ़े माँ बाप अकेले हो गए और बूढ़े माँ बाप को पता ही है कि कितना वह स्वास्थ्य के रूप में बिल्कुल अस्वस्थ होते हैं, ये आपको पता है। तो केरल में गांव में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए धर्म घंटी अथवा बेल ऑफ फेथ योजना शुरू की जाएगी। इससे पहले यह योजना केरल के कई शहरी परिवारों में सफलतापूर्वक लागू हो चुकी। बेल ऑफ फेथ योजना क्या है? धर्म घंटी अथवा बेल ऑफ फेथ योजना केरल की सामुदायिक पुलिसिंग योजना के तहत परिकल्पित एक सुरक्षा योजना है। तो ये याद रखना, सामुदायिक पुलिसिंग योजना के तहत परिकल्पित एक सुरक्षा योजना है धर्म घंटी। बेल ऑफ फेथ बुजुर्ग नागरिक आपात स्थिति में रिमोट से नियंत्रित अलार्म के माध्यम से तेज आवाज का उपयोग करके अपने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित करने में मदद करेगी। जो बेल ऑफ फेथ है, ठीक है, अर्थात कि धर्म घंटी, ठीक है, नाम से ही घंटी से कुछ याद कर लो। तो बुजुर्ग नागरिक आपात स्थिति में रिमोट, जैसे आप टीवी चलाते हो रिमोट से, तो रिमोट के माध्यम से चैनल आप नियंत्रित कर लेते हो, बदलते हो। आप लोग घरों में लड़ाई भी करते हो, 4 लोग बैठे हुए हो भाई बहन, तो रिमोट के लिए लड़ते हो ना कि नहीं ये चैनल चलना चाहिए, वो कहती है नहीं ये चलना चाहिए, और उसी में मारपीट भी कर लेते हो, बाल ओल खींच खाच डालते हो, खूब चोट वोट कर लेते हो। फिर मम्मी चिमटा कलछुल लेकर आती हैं और पिटाई भी करती हैं। तो जो बेल ऑफ फेथ है, बुजुर्ग नागरिक जो है आपात स्थिति में, जैसे मान लो कि कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसमें वो गिर गए हों, तो रिमोट अगर उनके हाथ में है तो रिमोट से नियंत्रित अलार्म के माध्यम से तेज आवाज का उपयोग करके अपने पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित करने में मदद करेगी। केरल में वर्ष 2018 से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना का इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेल ऑफ फेथ योजना बुजुर्गों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी का एक उदाहरण स्थापित करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति आशंकित रहने वाले वृद्धों के लिए यह योजना बहुत सहायक हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कि कांगो में हालिया इबोला प्रकोप का अंत होने की घोषणा। तो आइए इस करंट अफेयर को जान लेते हैं, चर्चा में क्यों।
तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने आधिकारिक तौर पर देश में 12वें इबोला प्रकोप का अंत होने की घोषणा कर दी है। तो आइए जान लेते हैं 7 फरवरी 2021 को देश में इबोला प्रकोप घोषित किए जाने के बाद से कुल 12 मामले सामने आए हैं। तो कांगो की प्रतिक्रिया टीम और स्वास्थ्य भागीदारों के अनुभवों के बदौलत महामारी पर इसकी घोषणा के 3 महीने से भी कम समय में नियंत्रण पा लिया गया है। इबोला के बारे में जान लेते हैं कि क्या है इबोला, इसके विषय में जान ले। तो इबोला विषाणु रोग, ठीक है, इबोला विषाणु रोग मनुष्यों में फैलने वाली एक घातक बीमारी है। इसके लिए पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। इबोला का प्रसरण, यह विषाणु वन्य जीवों से मनुष्यों में फैलता है, जो वन्य के जीव हैं उससे मनुष्यों में फैलता है और फिर मानव आबादी में मानव से मानव संचरण के माध्यम से फैलता है। औसतन इबोला विषाणु रोग मामलों में मृत्यु दर लगभग 50% है, तो जान लीजिए कि खतरनाक है। इस बीमारी के पिछले प्रकोपों के दौरान संक्रमित मामलों में मृत्यु दर 25% से 90% तक परिवर्तित होती रही है। तो इम्पॉर्टेंट है। आइए जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जानवरों और मनुष्यों को लक्षित वन हेल्थ उपागम। आइए जान लेते हैं यह क्या है, यह चर्चा में क्यों। ठीक है, प्लीज सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दो। हर एक स्टूडेंट 10 सब्सक्राइब कराने की कोशिश करो। मैं सभी को देखता रहता हूँ, ये ना सोचिए कि मैं देखता नहीं हूँ। तो 10 सब्सक्राइब कराइए बस। चर्चा में क्यों, तो विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मौजूदा और उभरते संक्रामक रोगों में से 2/3 से अधिक बीमारियां पशुजन्य है। ठीक है, विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिला है कि मौजूदा और उभरते संक्रामक रोगों में से 2/3 से अधिक जो बीमारियां हैं, सभी लोग मांस मछली खाते हैं तो उससे देखिए पता चल रहा है 2/3 से अधिक। अब तो आप लोग देखते हैं यूट्यूब चैनल पर कोई क्या कहते हैं चिकन लेग पीस ऐसे ऐसे खाना खाते रहते हैं, ऐसा लगता है कि राक्षस है। उनको इतना लाइक शेयर सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, पता नहीं। यहाँ पर तो इतना मेहनत करके चिल्ला भी रहे, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं और उन सब चीज़ों को आप लोग बहुत शेयर करते हैं। चिकन लेग पीस, ठीक है, आला रे आला, तो बड़ा अच्छा आप लोगों को लगता है। ठीक है, तो विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मौजूदा और उभरते संक्रामक रोगों में से 2/3 से अधिक बीमारियां पशुजन्य, जूनोटिक अथवा किसी खतरनाक रोगजनक किसी जीवन रूप में उत्पन्न होने और इसके द्वारा प्रजातिगत प्रतिबंधों को तोड़ देने से यह बीमारियां जानवरों से मनुष्यों या इसके विपरीत मनुष्यों से जानवरों में स्थानांतरित हुई हो सकती है। आप लोग देखिए, जब क्या कहते हैं, पहले आप देखिए जो जानवर होते थे उनको जब वो मर जाते थे तो उनको बाहर खुले में फेंक दिया जाता था। तो गिद्ध प्रजाति जो है खाती थी और उनमें तमाम प्रकार के सुई का प्रयोग होता था जिससे गिद्ध प्रजाति को खतरा हुआ है ना। तो ऐसे तमाम प्रकार के चीज़ें देखने को मिलती है क्या कहते हैं बीमारियाँ। तो हाल के वर्ष में फैले निपाह वायरस, इबोला, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे वायरल प्रकोपों के संक्रमण ने हमारे पर्यावरण, पशु और मानव स्वास्थ्य के मध्य अंतर संबंधों की जांच करने और समझने की आवश्यकता को प्रबल किया है। जाहिर सी बात है, हमें अपने एनवायरनमेंट को समझना होगा, है ना। यह हमें जानवरों, मनुष्यों और पर्यावरण के परस्पर संबंध को स्वीकार करने पर विवश करते हैं और इसे वन हेल्थ उपागम दृष्टिकोण कहा जाता है। वन हेल्थ अवधारणा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार, किसके परिभाषा के अनुसार, तो वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स द्वारा वन हेल्थ मनुष्यों, जानवरों और हमारे पर्यावरण के लिए, ये मनुष्य है, ठीक है, ये आपके जानवर, ठीक है, ये आपके जानवर हैं, ठीक है, ये आपके पूरा पर्यावरण है,
ठीक है, ये आपके पूरे पर्यावरण, ठीक है, सब देखने को मिल रहा है पर्यावरण, ठीक है, ये, ठीक है, पर्यावरण, मानव, जानवर, ठीक है। तो वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार वन हेल्थ, ठीक है, वन हेल्थ, ठीक है, तो मनुष्यों, जानवरों और हमारे पर्यावरण के लिए सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य हासिल करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर काम कर रही कई व्यवस्थाओं का सहयोगी प्रयास है। वन हेल्थ मॉडल रोग नियंत्रण करने हेतु वह विषयक दृष्टिकोण को सरल बनाता है ताकि उभरते और मौजूदा जूनोटिक खतरों को नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। भारत का वन हेल्थ फ्रेमवर्क एवं योजनाएं, तो भारत की वन हेल्थ विजन की रूपरेखा एक विश्व एक स्वास्थ्य के अति महत्वपूर्ण लक्ष्य में योगदान करने हेतु त्रिपक्षीय प्लस गठबंधन के मध्य हुए एक समझौते से तैयार की गई है, याद कर लो। तो भारत की वन हेल्थ विजन की रूपरेखा एक विश्व एक स्वास्थ्य के अति महत्वपूर्ण लक्ष्य में योगदान करने हेतु त्रिपक्षीय प्लस गठबंधन, ठीक है, के मध्य हुए एक समझौते के से तैयार की गई। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF द्वारा समर्पित एक वैश्विक पहल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक शामिल है। भारत द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक के रूप में जूनोजिस पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति की भी स्थापना की गई है। तो बस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल अपने स्मरण में रखिए, ठीक है। चल, वैज्ञानिकों द्वारा सूत्र मॉडल पर प्रश्न चिन्ह, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, आइए जान लेते प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, चर्चा में क्यों। तो सरकार समर्थित सूत्र मॉडल द्वारा कोविड-19 महामारी की तीव्रता और कमी के बारे में पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता पर कई वैज्ञानिकों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है ना, कि जो कोविड-19 महामारी थी उसकी तीव्रता और कमी के बारे में जो पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता थी, उसके कारण कई वैज्ञानिकों पर सवाल उठाया गया सरकार समर्थित सूत्र मॉडल द्वारा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मॉडल की यह धारणा बनाने में कि भारत में कोविड-19 महामारी की भयावह दूसरी लहर आने की संभावना नहीं है, अतिकाय भूमिका हो सकती है। तो आइए जानते हैं सूत्र मॉडल क्या है। तो ससेप्टेबल अनडिटेक्टेड, सूत्र मॉडल क्या है, तो ससेप्टेबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच मॉडल पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के ध्यान में तब आया जब बीते अक्टूबर में इसके एक विशेषज्ञ सदस्य ने घोषणा की थी कि भारत कोविड महामारी की चरम सीमा से गुजर चुका है, ठीक है। देखिए ध्यान रखिए, ससेप्टेबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच मॉडल पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के ध्यान में तब आया जब बीते अक्टूबर में इसके एक विशेषज्ञ सदस्य ने घोषणा की थी कि भारत कोविड महामारी की चरम सीमा से गुजर चुका है। कोविड प्रक्षेप वक्र का अनुमान लगाने के लिए सूत्र मॉडल 3 मुख्य मापदंडों का उपयोग करता है। पहला क्या, बीटा, इसे संपर्क दर भी कहा जाता है, तथा यह किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा अन्य लोगों के संक्रमित होने के बारे में बताता है। यह आरओ मान से संबंधित होता है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उसके संक्रमण के दौरान वायरस से संक्रमित होने वाले अन्य लोगों की संख्या होती है। पहुंच दूसरा, यह महामारी के प्रति आबादी के जोखिम के स्तर को भी मापता है। और एप्सिलॉन, जो पता लगाए जा चुके और गैर पता लगाए गए मामलों का अनुपात होता है। तो याद रखना है कि
सूत्र मॉडल 3 मुख्य मापदंड का उपयोग करता है, तो बीटा, पहुंच, एप्सिलॉन। तो यही आपको 3 चीज याद रखना है बस, ठीक है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियम 1954 का नियम 6 सब क्लॉज 1, आइए जान लेते हैं चर्चा में क्यों। तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 का नियम 6 सब क्लॉज 1 को लागू करने हेतु पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंद्योपाध्याय को भारत सरकार के अधीन नियुक्त करने संबंधी एक अभूतपूर्व आदेश जारी किया गया है। आइए इस नियम के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के नियम 6 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी संवर्ग अधिकारी को संबंधित स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट या किसी निगमित और अथवा गैर निगमित कंपनी, संघ या व्यक्तिक निकाय जिसका पूर्ण या पर्याप्त स्वामित्व या नियंत्रण सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट पास हो, अधीन सेवा में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी रख लिया गया। लेकिन मेरे अनुसार ये करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है, करंट अफेयर बनाने के दौरान और एक्स्ट्रा चीजें जुड़ जाती है, ठीक है। चलिए अब आपका आज का लास्ट करंट अफेयर, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, NGFS, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। चर्चा में क्यों? तो हाल ही में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बन गया है। ये ध्यान में रखना, हाल ही में जो RBI है वह सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS का सदस्य बन गया है। NGFS का सदस्य कौन बन गया है? तो आपका RBI। अब इस NGFS के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो प्रारंभ हुआ था 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में की गई थी। यह सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने तथा वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देने के लिए इच्छुक केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है। यह संवहनीय अथवा स्थायी अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने हेतु सहयोग देने के लिए मुख्य धारा विषयक वित्त उपलब्ध कराने का एक प्रयास भी करता है। इसकी संरचना, तो इसमें केंद्रीय बैंक और वित्तीय पर्यवेक्षक सम्मिलित होते हैं, ये लाइन जरूर याद रखिए। और इसकी शुरुआत और ये जो सदस्य बन गया है, और सचिवालय, इसके सचिवालय का जो प्रबंधन है बंक डी फ्रांस द्वारा किया जाता है। ये लाइन आप लोग याद कर लीजिए, बंक डी फ्रांस। आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज दोस्तों अधिक से अधिक आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और क्लासेस देखने के बाद आप लोग एक अच्छे कमेंट की तो मैं आशा करता हूँ, इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो एक अच्छे कमेंट के लिए आशा भी करता हूँ। और प्लीज़ हर एक स्टूडेंट 10 सब्सक्राइबर आप लोग जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।